जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर हमें आपको सबको स्वस्थ रखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो मैं डीएनए का एन और आपका चैनल मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो व्हाट इज़ डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से आप क्या समझते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना घुलता है, यही उसकी सॉल्युबिलिटी से मतलब है। आप सही समझ रहे हैं, लेकिन इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके आप इसको डिफिनीशन के रूप में लिख सकते हैं। तो डिफिनीशन जानेंगे। पहले इसको मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप खाने वाला नमक यानी NaCl और आपके घर जो शुगर यानी चीनी है, उन दोनों को सेम अमाउंट वाटर में डिजॉल्व करके चेक करिए कि ज़्यादा कौन घुल रहा है, कौन घुल रहा है और क्यों घुल रहा है, और जल्दी कौन घुल रहा है। 3 क्वेश्चन, ज़्यादा कौन घुल रहा है, क्यों घुल रहा है और जल्दी कौन घुल रहा है। तो पहला मेरा मेजर क्वेश्चन है कि ज़्यादा कौन घुल रहा है, क्यों घुल रहा है अलग की बात, और जल्दी कौन घुल रहा है बिल्कुल आसान है कि जिसकी साइज़ छोटी होगी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है कि जिसकी साइज़ छोटी होगी वो जल्दी घुलेगा। दूसरे क्वेश्चन का है क्यों घुल रहा है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा कौन घुल रहा है ये आपको मैं डाटा दूंगा, आप एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो आइए सॉल्युबिलिटी को समझते हैं और सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहले मैं जो आपसे प्रश्न पूछा हूँ उसी का आंसर मैं आपको दे दूँ कि आप सेम अमाउंट में, यानी सॉल्वेंट आपका वाटर है कितना 100 ग्राम, इसमें आप घोल रहे हैं NaCl कॉमन साल्ट, और दूसरा बीकर जिसमें सेम अमाउंट है कितना है 100 ग्राम पानी इसमें भी है, और इसमें आप क्या घोल रहे हैं शुगर यानी चीनी घोल रहे हैं। दोनों में इक्वल अमाउंट वाटर लिए हैं। कौन ज़्यादा घुलेगा, ये ज़्यादा घुलेगा, यानी शुगर ज़्यादा घुलेगा किसकी तुलना में, NaCl की तुलना में। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये डाटा है। और कितना घुलेगा ये अच्छा कितने टेम्परेचर पर घुलेगा, ये भी टेम्परेचर बहुत मायने हैं। टेम्परेचर आपका 25 सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, और प्रेशर 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लगभग 36 ग्राम 100 ग्राम पानी में घुलेगा। ये लगभग 206 ग्राम, कितना 206 ग्राम। ध्यान दीजिए 100 ग्राम में कितना घुल रहा है, 206 ग्राम चीनी घुल रहा है। तो है ना अजीब बात। तो ये क्यों घुल रहा है अभी हम बाद में बात कर देंगे। तो ये घुल रहा है, तो ये हम इससे रिलेटेड बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ तब, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज़ मोर देन NaCl एट ए गिवन टेम्परेचर इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये तो बात आप देख रहे हैं, ये डेटा है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है। सॉल्युबिलिटी को कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे 25 हो 20 हो कुछ भी हो, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कर सकते हैं या गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रेशर। ओके, टू फॉर्म, और उसकी बात क्या है, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 वर्ड आप याद रखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या याद रखना है। पहला मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, किसका, आप सॉल्यूट, कितने ग्राम में, 100 ग्राम में सॉल्वेंट में,
कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या हो जाए सॉल्यूशन? सैचुरेटेड हो जाए। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि वह सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट का वह मैक्सिमम अमाउंट जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुले, कब? जब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हो। और लगभग टेम्परेचर हम लोग रूम टेम्परेचर 20-25 मानते हैं, 20-25 मानते हैं सेंटीग्रेड, और 1 atm प्रेशर। और सॉल्यूशन क्या हो जाए? सैचुरेटेड। यानी सैचुरेटेड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट न घुले, पूरी तरह से पैक्ड हो जाए, बंद हो जाए घुलना। तो वह कंडीशन होता है, वह ये घटना कहलाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया इसका डेफिनेशन से। तो इसी तरह से आप डाटा देखें ना, 36 ग्राम क्या है? NaCl का सॉल्युबिलिटी है, और 206 ग्राम क्या है? शुगर की सॉल्युबिलिटी है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी हर एक सॉल्वेंट में, हर एक सॉल्यूट की डिफरेंट होती है, और टेम्परेचर बदलेगा सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी, प्रेशर बदलेगा। हालांकि सॉलिड लिक्विड के लिए प्रेशर कोई बहुत मेजर इफेक्ट नहीं है, लेकिन गैस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन देख लीजिए, फिर मैं इसको आगे अभी कौन से फैक्टर और कैसे ये घुलता है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड का मतलब आप समझ गए होंगे कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन सोल्यूशन नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। इफ more solute dissolve in solution known as unsaturated solution। यानी सैचुरेटेड का मतलब है कि नो मोर सॉल्यूट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब और सॉल्यूशन में सॉल्यूट घोला जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो आप स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड होना चाहिए एकेडमिक फील्ड के रूप में, या अनसैचुरेटेड होना चाहिए? मतलब मैं कहने का मतलब है अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए या कांस्टेंट रखना चाहिए? तो सैचुरेशन कंडीशन होना चाहिए स्टूडेंट को कि अनसैचुरेटेड होना चाहिए? अनसैचुरेटेड। चलिए, ये हो गया सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के साथ साथ सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि डिसोल्यूशन यानी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, तभी तो सॉल्यूशन बनता है। ये इंटरेक्शन कैसा होता है? फिजिकल इंटरेक्शन है। कैसा है? फिजिकल इंटरेक्शन है। ठीक है, और या यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो केमिकल भी हो सकता है। केमिकल इंटरेक्शन, ध्यान रखिए, केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तभी सॉल्यूशन बनता है, यदि कम होता है तो सॉल्यूशन नहीं बनता। तो क्या मतलब है कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं? ये जो दोनों का इंटरेक्शन है किस किस बातों पर निर्भर करता है? तो पहला तो हम हेडिंग पढ़ लेते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंस solubility of solute in solution। ठीक है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी किस किस बात पर निर्भर करता है? तो पहला है आपका टेम्परेचर,
या पहला आप कह सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें क्या है, जैसे मैं कहूँ कि शुगर पानी में यानी वाटर में घुलकर शुगर सॉल्यूशन बनाता है, शुगर सॉल्यूशन बनाता है, ये बात सच है। ठीक, क्या शुगर बेंजीन में घुलकर शुगर सॉल्यूशन बनाएगा? तो ये गलत है। या आपका फैट वाटर में घुलेगा और सॉल्यूशन बनाएगा क्या? सॉल्यूशन बनाएगा? बोलिए जी नहीं। क्यों नहीं बनाता? या चॉक पाउडर वाटर में घुलकर सॉल्यूशन बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? तो कौन सा चीज़ किसके साथ कंबाइन होगा यानी जुड़ेगा यानी घुलेगा, कौन सा नहीं घुलेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? दोनों के इंट्रैक्शन के बीच यानी उसके नेचर के बीच, कैसा उनका नेचर है। तो हम एक लाइन में उसको क्या कहते हैं केमिस्ट्री के टर्म में? लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जैसे को तैसा घोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका मतलब क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे को तैसा घोलता है। यानी इसका एक्सप्लेनेशन दें तो पोलर, जो आप 11th पढ़ चुके हैं, पोलर सॉल्यूट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और दूसरा क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट किस में घुलेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, यानी जैसे के तैसा। जैसे एग्जांपल पोलर में पोलर, जैसे वाटर आपका क्या है? आपका NaCl क्या है? पोलर कंपाउंड है, और पानी क्या है? आपका पोलर है। दोनों घुलकर साल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे मिलकर। उस तरह से नॉन पोलर, मान लीजिए आपका ये आपका नेप्थलीन हो गया, नेप्थलीन बॉल देखें, वो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, CCl4 घुल जाएगा, या बेंजीन में घुल जाएगा, क्योंकि सब दोनों क्या है? नॉन पोलर हैं। तो नेप्थलीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जा रहा है, या बेंजीन में घुल जा रहा है, NaCl वाटर में घुल जा रहा है, शुगर वाटर में घुल जा रहा है। तो नेचर एक जैसा होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। क्लियर है? तो सॉल्यूट, वही सॉल्यूट उसी तरह के सॉल्वेंट में घुल रहा है। तो ये हो गया लाइक डिजॉल्व लाइक। अब दूसरा है कि ये आयनिक कंपाउंड जब घुलते हैं तो कोई आयनिक कंपाउंड पोलर होते हुए भी नहीं घुलते हैं। जैसे NaCl पोलर है तो पानी में घुल गया, ये बात सच है कि सॉल्यूशन बन गया, ये तो पोलर था। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट भी आयनिक कंपाउंड है, पोलर है, तो पानी में क्यों नहीं घुला? सॉल्यूशन इसका नहीं बना, तो क्यों? ये कारण बताइए। आपने कहा सर कि पोलर पोलर में, नॉन पोलर में, तो पोलर सॉल्युबल हो गया, पोलर है लेकिन क्यों सॉल्युबल नहीं है? तो यहाँ पर एक फैक्टर है कि आयनिक कंपाउंड के लिए, फॉर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस होता है उनके बीच, यानी क्रिस्टल लैटिस में फिट होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल लैटिस होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। जब प्योर फॉर्म में होते हैं तो आप सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे ना, क्रिस्टल लैटिस बड़ा सा आयन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वो लैटिस साइड पे फिट होते हैं, उनके बीच स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड होता है, और वो आयनिक कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं? क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस पावरफुल बाइंडिंग से बंधे होते हैं, और तो ये क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करना है तभी वो वाटर में घुलेगा कोई चीज़। तो दूसरा चीज़ है आपके पास टूल्स जो कि घुलने के लिए होना चाहिए, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। यदि पानी है तो हाइड्रेशन बोलेंगे, और कोई अदर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन बोलेंगे। सॉल्वेशन एनर्जी,
और क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्रिस्टल लैटिस एनर्जी या लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। क्रिस्टलाइन लैटिस को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, और घोलने के लिए, आयनिक कंपाउंड को घोलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इन दोनों में बड़ा रिश्ता है कि NaCl के लिए ये जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी वो कम है किसकी तुलना में? हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी की तुलना में। तो ये डोमिनेंट है, तो ये क्या होगा? पानी के साथ घुल जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन यही कैल्शियम कार्बोनेट के लिए जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी, ठीक है, ये ज़्यादा है किसकी तुलना में? हाइड्रेशन एनर्जी की तुलना में। इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो ये कारण होता है आयनिक कंपाउंड के लिए। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड यानी कोवैलेंट कंपाउंड के लिए क्या होता है? वहाँ भी लैटिस होता है, लेकिन वहाँ पर हाइड्रेशन और सॉल्वेशन की जगह पर हम क्या टर्म यूज करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे चीनी क्या है, वहाँ वो भी क्रिस्टल है, वो भी घुलता है। तो चीनी के लिए या शुगर के लिए जो लैटिस एनर्जी है वो कम है किसकी तुलना में? वहाँ पर कहेंगे कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वहाँ पर इंटरेक्शन होता है। कोवैलेंट कंपाउंड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वाटर के साथ, मतलब वाटर और कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और यहाँ पर जो चीनी ज़्यादा घुल रहा था उसका मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ज़्यादा घुल रहा था, ड्यू टू एक्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चीनी वाटर के साथ घुल रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा बनता है, एक मॉलिक्यूल के साथ कई हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वाटर के साथ, इसलिए ज़्यादा घुलता है। तो वो दो जो आपको मैं शुरुआत में क्वेश्चन किया था कि चीनी और नमक में कौन ज़्यादा घुलता है, तो आपने कहा, मैंने कहा शुगर ज़्यादा घुलता है। तो फिर मैंने कहा था क्यों घुलता है, तो अब आपने कहा कि सर अब आप कहें तो बताने के लिए, तो मैं बता रहा हूँ कि इसका कारण क्या है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन जल्दी घुलता है ये भी मैं पूछा था, तो आपने जल्दी से गेट कर क्वेश्चन को आंसर पा लिए थे कि साइज इसकी छोटी होगी। तो ये हो गया आपके सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, उसमें एक फैक्टर हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा है आपका टेम्परेचर। दूसरा क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर? तो इसके दो है कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के साथ एक तो सीधा संबंध है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। दूसरा, टेम्परेचर के साथ बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कौन से? तो कुछ जो सॉल्यूट को आप पानी में घोलेंगे तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ क्या करेंगे? घोलेंगे तो हीट क्या होता है? लगता है। यदि हीट लगता है, एंडोथर्मिक है प्रोसेस, और सॉल्यूशन बनता है, तो वो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हो, सोडियम नाइट्रेट हो, उसको पानी में घोलेंगे तो हीट लगेगा, यहाँ पर हीट लग रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हो? सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, इस सब के लिए क्या होगा? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए ऐसा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। जैसे तो यहाँ हीट बाहर निकलता है, ये क्या था? एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस कैसे, किस प्रोसेस के लिए ये होगा ऐसा? एंडोथर्मिक के लिए। दूसरा एक्सोथर्मिक, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट नज़दीक आएंगे यानी इंटरेक्ट करेंगे तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें हीट क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो ये कैसा होगा? ये एक्सोथर्मिक। कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को पानी में घोलेंगे तो हीट क्या होगा? रिलीज होगा। सॉल्यूशन तो बनेगा लेकिन हीट क्या होगा? रिलीज होगा। तो ये रिलीज हो रहा है तो हीट बढ़ रहा है, तो आप ली चैडलैंड प्रिंसिपल के हिसाब से बता सकते हैं क्या कि हीट रिलीज हो रहा है तो हीट बढ़ाएंगे तो उल्टा प्रोसेस होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? कम करेंगे तभी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट था प्रेशर का, तो
सॉलिड सॉल्यूट के लिए लिक्विड सॉल्वेंट में, सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में इसके लिए कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, गैस के लिए, गैस सॉल्यूट है, यदि आपका गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है तो उसके लिए इफेक्ट करता है, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, मतलब सीधा संबंध है गैस के लिए टेम्परेचर का, प्रेशर का, ठीक है। लेकिन सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट के लिए कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि आपको सॉल्युबिलिटी और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप अपना विचार मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।